भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों हम इस वीडियो में करने वाले हैं, अंकित वाटी सर जो हैं उनकी स्पेशली एसएससी जीडी के लिए जो जीके की बुक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम करेंगे इतिहास के कुछ प्रश्न। जो पहली वीडियो रहेगी ये कुछ पार्ट्स में आएगी, क्योंकि दोस्तों काफी बड़ा ये जीके का सिलेबस है। तो उसको क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन को लगभग 30 से 40 प्रश्न रखेंगे हम एक वीडियो में। उसके नीचे यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है, ठीक है दोस्तों, आपको ये ब्रैकेट में दिखाई दे रही होगी थ्योरी। तो हम इस तरह से ये वीडियोस को लाएंगे, यानी कि एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको क्या है सिर्फ रिवीजन करेंगे। आपको ये वीडियो देखकर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में काफी समय अब बचा नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसमें यहाँ पर थ्योरी देखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना और इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था, लेकिन इसी के साथ हमने ये भी पढ़ लिया है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी, और उसके जो पहले महानिदेशक बने थे वो कौन बने थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। तो कौन सा है इसमें, ये होगा हुनसागी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें थ्योरी में देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि पुरापाषाण कालीन स्थल हुनासागी ये कहाँ का है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिरांद, वुर्जहोम तथा मेहरगढ़ ये सभी क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल हैं। और ये हुनसागी क्या है, ये पुरापाषाण कालीन स्थल है, और बाकी के सभी नवपाषाण कालीन है। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था। तो ये किससे था, जो भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से संबंधित था, उन्हीं को कहा जाता था कम्मकार। कम्मकार एक तमिल शब्द है, कैसा शब्द है, तमिल शब्द है, जिसका संबंध होता है भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। तो कम्मकार कौन होते थे, भूमिहीन खेतीहर मजदूर होते थे, जो खेतों में काम करते थे, जिनके पास भूमि नहीं होती थी। अगला है प्रश्न, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसकी जगह पर, कांसे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इसमें थ्योरी में देखेंगे कि कांस्य युगन के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसों की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। तो कांसे के बाद किस धातु का प्रयोग किया गया था सबसे अधिक, तो लोहे का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो तांबे और टिन को किस लिए मिश्रित करते थे, क्या बनाते थे, वो कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे, कांसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें 6, माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो क्या किया जाता था, ये माइक्रोलिथ क्या थे, छोटे पत्थर के औजार थे। क्या थे, छोटे पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे, इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। अगला प्रश्न है 7, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा में मुर्दों का टीला है, किस भाषा में है, यह है सिंधी भाषा में। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में है। किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। और किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि दाईं से बाईं ओर इस तरह से लिखी जाती थी। तो कौन सी थी? वो थी खरोष्टी। और हमारी जो देवनागरी लिपि है वो बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, यानी इस तरफ लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी लिखी जाती थी दाएं से बाईं ओर। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, यानी कि खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये थी सबसे प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अगला प्रश्न है 10, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये थी दैमाबाद। कौन सा था? दैमाबाद से प्राप्त हुई थी। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है, यहां से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है 11, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो रावी नदी को कहते थे परशुनी। क्या बोलते थे? परशुनी कहा जाता था। यहाँ पर दिए गए हैं कि उनके आधुनिक नाम और वो प्राचीन नाम, यानी कि ऋग्वैदिक काल में इनको क्या कहा जाता था? तो चिनाब नदी को कहा जाता था उस समय अस्किनी, व्यास को कहा जाता था विपासा, झेलम नदी को कहा जाता था वितस्ता, गंडक नदी को कहा जाता सदानीरा, गोमल को कहा जाता था गोमती। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा किसी नोटबुक में, ये पूछ ले जाते हैं किसी न किसी परीक्षा में। अगला प्रश्न है 12, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय था दर्शन एवं ज्ञान। क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत। उपनिषदों की कुल संख्या थी 108 है। कितनी है? 108 है। अगला प्रश्न है 13, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो ये है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है? गोपथ। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला कौन थी? ये थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था, और महामाया, इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। किसकी? महामाया, यानी इनकी माता की। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, यानी कि जो प्रजापति गौतमी इनकी जो शिष्या बनी, यानी कि भिक्षुड़ी बनी, ये कौन थी? इनकी मौसी थी, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है 15, बुद्ध चरित्र सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। इसमें और भी दिए गए हैं, मुख्य रचनाकार हैं यहाँ पर नागसेन। नागसेन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ये लिखा है मिलिंद पन्हो। नागार्जुन ने लिखा है माध्यमिक सूत्र। वसुबंधु ने लिखा है अभिधर्म कोश, और बुद्ध घोष ने लिखा है विशुद्धि मग्ग। ठीक है, कौन सा लिखा है? विशुद्धि मग्ग। अगला प्रश्न है 16, महाबोधि मंदिर परिसर का के जीवन से सीधा संबंध है। किससे संबंधित है? ये है भगवान बुद्ध से संबंधित है महाबोधि मंदिर परिसर। तो महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बोधगया बिहार में। इस मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो कौन सा शासक था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसमें व्याख्या में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था, यानी कि एक जैन बन चुके थे लास्ट समय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे।
जैन धर्म में इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? संलेखना कहते हैं या फिर संथारा कहते हैं। यानी कि उपवास करके अपने प्राण जो त्याग देते हैं उसको जैन धर्म में क्या कहा जाता है? संलेखना या फिर संथारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य भी बोलते हैं इसके प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है 19, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये दूसरे यानी कि द्वितीय मुख्य शिलालेख में इसका वर्णन हुआ है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है गुहालेख, दूसरे हैं स्तंभलेख, तीसरे हैं शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में कौन सा था? द्वितीय शिलालेख था। उसमें भारत के राज्यों सत्यपुत्र, केरलपुत्र जिसे चैर कहते हैं, चोल और पांड्य का उल्लेख है। ये चार वंशों का उल्लेख था, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चोल और पांड्य। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? कौन सा शासक था वो था रुद्रदामन प्रथम। कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख में यानी कि जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में, किसमें? मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित इस झील का जीर्णोद्धार यानी कि जीर्णोद्धार कराया था। अगला प्रश्न है 21, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये थे गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ इसको क्या बोलते हैं? महरौली स्तंभ भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो ये की थी विक्रमशिला की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थित है? बिहार के भागलपुर में। अगला प्रश्न है 23, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो कौन सी नदी के? तो रावी नदी के तट पर बसाया गया था। अन्य प्रमुख सैंधव स्थल यानी कि सिंधु सभ्यता के समय के जो इनके समीप नदियां थी, स्थित नदी, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के। आलमगीरपुर था हिंडन नदी के। कालीबंगा था घग्गर नदी। लोथल था भोगवा नदी। चनहुदड़ो था सिंधु नदी। रोपड़ था सतलज नदी और सुतकांगडोर था दास्क नदी। कौन सी? दास्क नदी। अगला प्रश्न है 24, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है। कितने प्रतिशत कवर करती है? लगभग 99% तक कवर करती है। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है। पहला काल है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है। अगला प्रश्न है 25, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के से प्राप्त हुआ था। तांबा कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था राजस्थान से। अगला प्रश्न है 26, लौह युग का सबसे आम उपकरण था। लौह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो वो क्या था? तो इसका सही आंसर है वो थी कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो जो ऋग्वेद है उसमें ऐसी कौन सी नदी है जिसका एक ही बार उल्लेख किया गया है, यानी एक ही बार इसका नाम आया है, वो है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का
3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। तो सबसे पवित्र पूछे तो सरस्वती नदी और सबसे महत्वपूर्ण थी सिंधु नदी। अगला प्रश्न है 28। वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। कौन सा वेद ऐसा है जो सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें धुनों एवं मंत्रों का संग्रह है? वो है सामवेद। कौन सा है? सामवेद। वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं इसमें। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। तो पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो यह है ऋग्वेद में, और वो भी कौन से मंडल में? ये है तीसरे मंडल में। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, यानी कि यज्ञ जब किए जाते हैं उस समय जो मंत्र गाए जाते हैं वो कहां पर दिए गए हैं? वो सामवेद में। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी उल्लेखित है। यजुर्वेद में कर्मकांडीय वेद है। ये क्या है? कर्मकांडीय वेद है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे नवीन वेद यानी कि सबसे जो नया वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। और सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। और इसको दोस्तों चंपू वेद भी बोला जाता है क्योंकि ये गद्य भी है और पद्य भी है। भारतीय संगीत का जनक कौन है? उसको बोला जाता है सामवेद को। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जब तीनों वेद मिल जाते हैं तो इन तीनों को बोलते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोला जाता है। अगला प्रश्न है 30। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा है जो हमारे भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था तो कुछ स्थल थे जो पुरातात्विक स्थल वो पाकिस्तान में चले गए। तो जो मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाण कालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में है। ये कहां पर है? कर्नाटक में है। चिरांद सारण ये बिहार में है तथा महागणा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे इसमें अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। तो लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 35,000 वर्ष पहले लगभग हुई थी। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल आते हैं। कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं तथा लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी कि रचनाएं हैं, यानी मंत्र हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि कौन होता है? उसको बोलते हैं होत्र। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है 32। शहर, कौन सा शहर कच्छ के रण में खादिर बेंत, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी? तो कौन सा ऐसा शहर था? वो था धोलावीरा, ऑप्शन नंबर डी। धोलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। धोलावीरा अवस्थिति यानी कि इसकी स्थिति कौन सी है? कच्छ गुजरात में स्थित था। इसके खोजकर्ता थे जेपी जोशी। इसे सफेद कुआं आयताकार नगर भी कहते थे। हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। बाकी के सभी कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। एकमात्र एक ऐसा शहर था यानी कि एक ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 33। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? यानी कि वात टब यानी कि महान स्नानागार, जिसे आप बोलते हैं स्विमिंग पूल, ठीक है, वो कहां पर खोज की गई थी? तो ये की गई थी मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है यहाँ से। 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं उनकी मूर्ति मिली है। मातृ देवी की भी मूर्ति यहाँ से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि पूजा के साक्ष्य। अगला लोथल, लोथल से हमें मिला है बंदरगाह और यहाँ से मिला है धान यानी कि चावल। और 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वनाली से प्राप्त हुआ है, बनावली से, मिट्टी से बना हुआ हल। अगला प्रश्न है 34 यानी कि 34। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में स्थित। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है तथा धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है।
आगे देखेंगे इसमें अगला है 35वां प्रश्न, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये थे सांख्य संप्रदाय से संबंधित थे। तो न्याय जो दर्शन है, न्याय दर्शन, वो उसके प्रवर्तक कौन थे? ये थे गौतम। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के थे बादरायण, योग दर्शन के थे पतंजलि, वैशेषिक के थे कणाद या उलूक, चारवाक के थे चारवाक। ठीक है। अगला प्रश्न है 36, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज डॉक्टर एस आर राव ने की थी। किसने? डॉक्टर एस आर राव ने की थी। अगला प्रश्न है 37, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। इसमें कितने सूक्त हैं? तो इसमें 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता कहा जाता है? तो किसने रचा था? ये रचा था भरत मुनि ने। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों यानी पुस्तकों में 1,00,000 छंद हैं। कितने? 1,00,000 छंद हैं। तो ये है महाभारत। ऑप्शन नंबर डी। महाभारत किसके द्वारा रचित है? ये है महर्षि ऋषि व्यास के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा है? ऋषि व्यास के द्वारा। अगला प्रश्न है 40, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सूक्त। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है। प्रश्न नंबर 41 है, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो इसका सही आंसर है चाणक्य। किसको जाता है? चाणक्य को जाता है। और ये एसएससी जीडी की 30 मार्च 2024 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कुछ रचनाएं दी गई हैं और यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं। तो रामायण किसके द्वारा रचित है? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा है? ये है कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न है 42, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। अब इसमें देखेंगे प्रमुख रचनाएं आगे भी दी गई हैं कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा। ऋतु संहार कालिदास के द्वारा। कुमार संभव कालिदास के द्वारा। मेघदूत कालिदास के द्वारा। रघुवंश कालिदास के द्वारा। विक्रमोर्वशीय ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया था। आगे इसमें नोट करके दिया गया है कि अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं, कलहण राजतरंगिणी के लेखक हैं। अगला है इसमें 43 यानी कि 43, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आगे है इसमें प्रश्न नंबर 44 है, वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? तो 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। वराह मिहिर की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? लघु जातक है, बृहद संहिता है, बृहद जातक है। अगला प्रश्न है 45, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो कब किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में किया था और ये 29 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य यानी उत्तर भारत पर कौन सा शासक था? ये मगध साम्राज्य था, पर नंद वंश का शासन था। उस समय कौन थे? नंद वंश के शासक थे। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। अगला प्रश्न है इसमें, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी।
तो ये थे उदयन। उदयन किसके पुत्र थे? ये थे अजातशत्रु के पुत्र। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे पहले बोलते थे कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 47। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। कहाँ कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था पाटलिपुत्र में, यानी कि राजगृह से कौन सी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी, तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। अगला प्रश्न है 48। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो एक महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से वज्जी, तो उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी वैशाली। क्या थी उसकी राजधानी? उसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है। अगला है इसमें देखेंगे और भी कुछ महाजनपद दिए गए हैं, और भी महाजनपद है। सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी थी मथुरा। वत्स की थी कौशाम्बी। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। कौशल की श्रावस्ती या फिर अयोध्या। मगध की पहले गिरिब्रज और उसके बाद राजगृह। मत्स्य की थी विराट नगर। अगला है इसमें 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो 16 महाजनपदों में से कुरु था, कौशल था, अंग था, लेकिन कामरूप नहीं था। तो 16 महाजनपदों की कुल संख्या, सॉरी दोस्तों, महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित है। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबो, सूरसेन, अस्मक और गांधार। ये सभी कुल 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थंकर थे। अंतिम कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टोनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ। और 24वें कौन से थे? महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 51 है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। किस पेड़ के नीचे किया था? तो ये था पीपल का पेड़। कौन सा था? पीपल का पेड़ था। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं कि उनके जन्म से संबंधित प्रतीक क्या क्या थे? तो ये पूछ लिए जाते हैं कि कमल और शांत था। उनके ज्ञान से संबंधित कौन सा प्रतीक था? ये था पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। गृह त्याग से संबंधित था घोड़ा। निर्वाण से संबंधित था पद चिन्ह। और मृत्यु या फिर महानिर्वाण से संबंधित है स्तूप। ठीक है। आगे इसमें नोट करके दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया यानी कि बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी पूछ ली जाती है। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी के तट पर पीपल जिसे आप बोधि वृक्ष बोलते हैं के नीचे समाधि लगाई थी। तो दोस्तों हमने कुल 50 प्रश्न यानी कि 51 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो को हम इतना ही बड़ा रखेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।